नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्सविक्टी पे। जैसा कि आप सभी को पता है 22 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। बहुत सारे बच्चे इस समय डर के माहौल में हैं और लास्ट हमारे फिजिक्स के 2 से 3 टॉपिक बचे हुए हैं जिसका हमें रिवीजन करना है। इससे पहले जितने भी सारे टॉपिक थे मैंने आपको शॉर्ट रिवीजन करा दिया है, एकदम बेसिक से चीज़ें कराई हुई हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता जिसे हम बोलते हैं, उस चैप्टर को हम करेंगे। उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं उन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज हमारी क्लास रहने वाली है फिजिक्स के ऊपर। आप सभी को पता है कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है आपको इस चैनल पर बताया जाता है। भैया आप सभी लोग रेडी हैं क्या? बिल्कुल रेडी हो गए। ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। सबसे पहली बात, कुछ आपको पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। अभी देखिए आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं, 5 से 6 दिन आपके पास बचे हैं। इन 5 से 6 दिनों में आपको क्या करना है? कुछ भी नया चीज नहीं पढ़ना है, बस चीजों का रिवीजन करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वही आपको एग्जाम हॉल के अंदर हेल्प करने वाली है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर OMR सीट को कैसे फिल करें और कैसे कैसे हमें एग्जाम हॉल से पहले एग्जाम हॉल के अंदर करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको इसी चैनल पर मैं बताने वाला हूं। आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रेडियो सक्रियता का जो आविष्कार है वो किसने किया था? हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? मैक्स प्लैंक द्वारा, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल द्वारा, हेनरी बेकुलर द्वारा या हेनरिच हच के द्वारा? तो आप बोलोगे जो हेनरी बेकुलर है उनके द्वारा रेडियो एक्टिविता या रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी। अब रेडियो सक्रियता होते क्या हैं? ऐसे पार्टिकल जिसके अंदर अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं, उन्हें बोलते हैं अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अब मैं पहला ही क्वेश्चन आपसे बोलता हूं, जब अल्फा किरणें निकलती हैं तो उसमें जेड में कितना और ए में कितनी कमी होती है या कितनी बढ़ोतरी होती है? ठीक है, तो देखिए जेड क्या होता है, ए क्या होता है? जेड एक्स ए हम लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं परमाणु क्रमांक। इसे हम क्या लिखते हैं? परमाणु क्रमांक लिखते हैं मेरे दोस्त। इसे हम लिखते हैं परमाणु, इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक और इसे बोलते हैं मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो भैया जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो भैया जो परमाणु क्रमांक है उसमें 2 की कमी होती है और जो द्रव्यमान संख्या है उसमें कितने की कमी होती है? 4 की कमी होती है। ये पूछे गए हैं, स्टेटमेंट में पूछेगा आपसे। जब बीटा किरणें रिलीज होती हैं तो जेड में भैया 1 की बढ़ोतरी होती है और जो ए है वो क्या रहता है? सेम रहता है, समान रहता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब गामा किरणें निकलती हैं, जब गामा रेस रिलीज होती हैं, निकलती हैं, तो उस समय जेड भी सेम रहता है, जेड में कोई भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है और ए भी हमारा क्या रहता है? सेम रहता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब गामा अल्फा किरणें निकलती हैं तो उसमें जेड में 2 की कमी और मास में 4 की कमी। और यहाँ पर देखेंगे बीटा में क्या होता है? Z+1 ए सेम रहता है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम रहता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे बोलूँगा कि भैया अल्फा, बीटा, गामा में सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कौन तीव्रता के साथ छेद कर सकता है? तो इसका क्रम ये रहता है, आपको ये पता होना चाहिए, अल्फा, बीटा, गामा। तो गामा रेस जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा तीव्रता के साथ जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँगा। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है पिच ब्लेड किससे संबंधित है? भैया पिच ब्लेड क्या है? ये किससे संबंधित है? ये रेडियम से है, यूरेनियम से है, थोरियम से है, प्लूटोनियम से है? तो आप बोलोगे कि पिच ब्लेड तो क्या है? यूरेनियम का एक और है, एक अयस्क है। एक क्या है? अयस्क है। ये अयस्क किसका है? यूरेनियम का एक अयस्क कौन है? पिच ब्लेड है। अयस्क क्या होता है? कुछ ऐसे खनिज जिसमें से कोई भी चीज निकालना लाभप्रद होता है, जो अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? और बोलते हैं, अयस्क कहते हैं। तो पिच ब्लेड क्वेश्चन पूछ सकता है किसका और है? तो आप बोलोगे यूरेनियम का ये और है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? भैया कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोबाल्ट का जो समस्थानिक होता है, ठीक है, CO60 इसे बोलते हैं। जो कोबाल्ट का समस्थानिक होता है उससे ही हमें कैंसर का उपचार पता चलता है। जो आयोडीन का समस्थानिक है, इससे हमें क्या करते हैं? घेंगा जो रोग है उसका इलाज किया जाता है आयोडीन के समस्थानिक से। ठीक है, तो ये समस्थानिक होते हैं और आपको इनके बारे में चीज़ें याद करनी है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना, रिवीजन चल रहा है तो ऐसे ही चलेगा। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक है। बोला द मोस्ट कॉमन आइसोटॉप्स यूज्ड इन न्यूक्लियर वेपन्स आर। भैया जो हमारे परमाणु बम होते हैं, परमाणु हथियार होते हैं, उसमें किस चीज़ के समस्थानिक का यूज किया जाता है? यूरेनियम और प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और लिथियम, यूरेनियम और लिथियम, ड्यूटेरियम और प्लूटोनियम। तो इसके अंदर देखिए
सबसे पहले जब जापान के अंदर हमला किया गया था और सबसे पहला जो परमाणु बम फेंका गया था वो फेंका गया था हिरोशिमा में, ठीक है, हिरोशिमा में फेंका गया था और 6 तारीख को फेंका गया था। उसके बाद 9 तारीख को दोबारा फेंका गया था। कब? 1945 के अंदर पहले हिरोशिमा के अंदर फेंका गया था। और जो हिरोशिमा के अंदर बम फेंका गया था ना, उसमें जो समस्थानिक का यूज किया गया था वो यूरेनियम का यूज किया गया था, ठीक हो गया। और जो हिरोशिमा और 9 तारीख को किया गया था हिरोशिमा नागासाकी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो इसके अंदर जो रिएक्टर का उपयोग किया गया था, सक्रियता का यूज किया गया था, वो किया गया था प्लूटोनियम, ठीक हो गया। तो भैया जो ये हथियार है इनके समस्थानिकों का यूज किया गया था। यूरेनियम का यूज कब किया गया था? जो हिरोशिमा में बम फेंका गया था उस समय, और उसके 3 दिन बाद 9 तारीख को दूसरा बम फेंका गया था नागासाकी में, और उसके अंदर जो समस्थानिक था वो तो प्लूटोनियम। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा। यूरेनियम और प्लूटोनियम का जो यूज किया जाता है वो परमाणु हथियार बनाने के लिए आता है, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपके कहीं भी स्टेटमेंट में दे सकता है भैया, तो आपको ये चीज़ें भी क्या करनी है, याद करनी है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की और इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? भैया ठीक है, क्वेश्चन कहता है जो मैडम क्यूरी हैं इन्होंने किसकी खोज की थी, इनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो भैया यूरेनियम की खोज करी थी मैडम क्यूरी के द्वारा, और मैडम क्यूरी को ही नोबेल पुरस्कार में रखा था। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1904 के अंदर मिला हुआ था, और एक पुरस्कार इनको 1911 के अंदर भी मिला हुआ था। दो इनको केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स का भी, एक बार आप लोग देख लेना, ये सन थोड़ा सा अभी कंफर्म नहीं है। 1911 तो केमिस्ट्री का मिला था, फिजिक्स का एक बार देखना 1904 था या फिर 1901 था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एलईडी के संदर्भ में डी का क्या मतलब है? भैया डी का क्या मतलब होता है? डेस्क, डायोड, डिकोड या डिस्क। तो आप बोलोगे कि डायोड इसका मतलब होता है, क्या होता है? डायोड इसका मतलब होता है एलईडी के अंदर डी का मतलब। अगला क्वेश्चन ये रहा आज की क्लास का। अगला क्वेश्चन कहता है पोखरण सेकेंड परीक्षण कब किया गया? भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है पोखरण, ठीक है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं, जो ये पोखरण हमारा शहर है, ये पोखरण किस शहर, किस राज्य के अंदर आता है? पोखरण आता है राजस्थान के जैसलमेर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, भारत ने अपना जो पहला न्यूक्लियर बम जो परीक्षण पोखरण के अंदर किया हुआ था, फर्स्ट वाला और इसके बाद सेकंड वाला। ये सेकंड वाला पूछ रहा है। 11 तारीख को तो किया था, लेकिन जून में नहीं किया था भाई। 11 जून गलत हो जाएगा, 9 जून गलत हो जाएगा, मई। तो इसका मतलब 11 मई 1998 को जो पोखरण के अंदर भारत ने दूसरा परमाणु बम के परीक्षण किया था। पहला वाला कब किया था, क्या आपको पता है? पहला वाला किया था 1974 के अंदर। 1974 के अंदर जो सरकार थी वो किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। और जो पहला वाला परीक्षण किया गया था पोखरण में, उसका नाम क्या था? वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन की गई थी, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये रेडियो धर्मिता के ही अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग पेपरों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये साइंस के ही क्वेश्चन है, ऐसा मत कहना कि सर ये जीएस के क्वेश्चन कहाँ से आ गए, ठीक है। तो पोखरण सेकंड का जो परीक्षण किया गया था 11 मई 1998 को किया गया था, और जो पहला परीक्षण था 1974 को किया गया था। इंदिरा गांधी की इस समय सरकार थी, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये किया गया था, स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम रखा गया था, ठीक है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? भैया ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ड्यूटेरियम, यूरेनियम, रेडियम, हैवी वाटर। भारी जल का सूत्र कितना होता है? भारी जल का सूत्र होता है D2O। कितना होता है? D2O होता है, ठीक है। और ये ड्यूटेरियम क्या है? भैया हाइड्रोजन का ये समस्थानिक है, ठीक है। रेडियम या यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टरों में किसका ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड ड्यू टू रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। भैया उन्होंने लिया था, एक यहाँ पर किसकी पन्नी ली थी? एक बहुत पतली सोने की पन्नी ली थी, पतली नहीं भाई, सोने की पन्नी ली थी, बहुत पतली। यहाँ से अल्फा किरणें उस पर गुजारी थी, कुछ अल्फा किरणें इसके पार चले गई और कुछ इसके पार नहीं जा पाई। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसकी खोज करी, न्यूक्लियस की, ठीक है। किसकी खोज करी? नाभिक की खोज करी। किसकी खोज करी? नाभिक की खोज करी रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
नाभिक के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? भाई नाम से ही पता चल रहा है नाभिकीय बल कहते हैं। ज़्यादा कुछ दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी बच्चों को अगर क्वेश्चन आ गया। नाभिक के कणों के बीच नाभिकीय बल लगता है। कूलाम बल किसके बीच लगता है? दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसे कूलाम बल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। परमाणु बम बनाने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों गलत हैं भैया। नाभिकीय परमाणु बम की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब किस विधि द्वारा बनाया जाता है? नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियस फिजन। फिजन मतलब क्या होता है भाई? फिजन मतलब होता है, विखंडन मतलब होता है टूटना, चीज़ों का टूटना। तो जो नाभिकीय बम है वो जो नाभिकीय बम हमारा परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और अगर आपसे पूछ दिया जाएगा हाइड्रोजन बम, ठीक है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो बोलोगे नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, क्या बोलोगे? नाभिकीय संलयन पर है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, आपसे अगर पूछ देंगे सूर्य किस पर संबंधित है? सूर्य भैया, सूर्य भी नाभिकीय संलयन पर संबंधित है। ठीक हो गया, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है मई 1998 में पोखरण में भारत में 5 परमाणु परीक्षण किए थे। बताइए पोखरण किस राज्य में? भैया पोखरण अभी बताया था राजस्थान के जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ज़्यादा समय नहीं लगाना है हमें ऐसे क्वेश्चनों में, सीधे करते ही आगे बढ़ना है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से, परमाणु डेटिंग से, इनमें से कोई नहीं। भैया कार्बन जो डेटिंग होता है इससे ही हम क्या करते हैं? जीवाश्म की जो आयु है उसका पता लगाते हैं कि ये कितने साल पुराना जीवाश्म है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या कोई नहीं। भैया जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु में सबसे हल्का पार्टिकल होता है या सबसे हल्का कण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कुछ बच्चे आएंगे और कहेंगे गुरुजी ये क्या कर रहे हो, इतने आसान क्वेश्चन। भाई रिवीजन करा रहा हूँ मैं, लास्ट में ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन मैं करा दूँ, मैं रिवीजन करा रहा हूँ। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ रखा है, थ्योरी पढ़ रखी है, प्रैक्टिस बैच में मेरा ले रखा है, जितनी आज तक क्लासें करा रखी सारी करा रखी है, उसके लिए इनफ है भाई, क्योंकि उसको मैंने हार्ड क्वेश्चन पहले ही सेट पर करा दिया। अब मैं लास्ट समय में उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहूँगा। अगर मैं अभी हार्ड क्वेश्चन ले आऊँ उससे नहीं बनेगा, वो डिमोटिवेट होगा। मेरा काम डिमोटिवेट करना नहीं है, मेरा काम अभी है लास्ट समय में मोटिवेट करना बच्चों को। तो ये सीरीज जो चल रही है, जो पहले से बच्चे मेरे साथ जुड़े आ रहे हैं उनके लिए है, और ये सीरीज अगर कोई नया स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसके लिए भी बेसिक क्वेश्चन है। उससे क्या होगा? उसका बेसिक क्लियर होगा, और बेसिक क्लियर होगा तो अब एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व सौर सेल में उपयोग किया जाता है? सौर सेलर में उपयोग किया जाता है, यूज्ड इन सोलर सेलर, सिलिकॉन्स या सीरियम, स्टेडियम या वेनेडियम। भैया एक होमवर्क का क्वेश्चन लिखते हो, आज 15वां क्वेश्चन ही आपको दे देता हूँ, देखता हूँ आपको पता है या नहीं है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सौर सेलर में किया जाता है? इसको होमवर्क करेंगे सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन ये रहा, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा, अभी तो बताया था मैंने, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है भैया, बाई न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा होता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, फ्यूजन मतलब होता है विखंडन, और फ्यूजन द्वारा ये नहीं होता है। फ्यूजन में क्या होता है? परमाणु बम। क्या होता है? परमाणु बम। ठीक है, एटॉमिक बम। अगला क्वेश्चन ये रहा आज की क्लास का। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय किसे जाता है? सीले को, रैमजे को, प्रिस्टले को या फिर कैवेंडिश को? भैया प्रिस्टले ने किसकी खोज कर रखी थी? बहुत बार क्वेश्चन आया है। ऑक्सीजन की खोज कर रखी थी प्रिस्टले ने, और रैमजे को ही जाता है अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय। ठीक है, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। ठीक है, इसका तरीका है हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, ऐसे नीचे को एलिमेंट आते रहते हैं, उनको आप देख लेना। ठीक है, इसे बोलते हैं अक्रिय गैस। अक्रिय गैस जिसका लास्ट जो सबसेल है वो क्या होता है? फुलफिल होता है, ना वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है? भाई विखंडन 20%, यूरेनियम 235, PU 229 या पुलिस। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में? विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फिसिल फ्यूल इज न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है भैया, नाभिकीय रिएक्टर में पूछा तो यूरेनियम 235 ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? प्लूटोनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम या थोरियम। तो प्लूटोनियम, टाइटेनियम,
यूरेनियम या थोरियम में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। भैया क्या प्लूटोनियम है? बिल्कुल है, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था आपको। टाइटेनियम है, यूरेनियम भी आपको बताया था। थोरियम है क्या? भैया टाइटेनियम और थोरियम में थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन लग रहा होगा आपको, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। टाइटेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ठीक है, आज की क्लास के लास्ट 2 क्वेश्चन। ये रहा आज की क्लास का 20वां क्वेश्चन। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर व्हाट रोल डज अ मॉडरेटर प्ले? जो मॉडरेटर है उसका क्या काम होता है? यह अभिक्रिया में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। इसका उपयोग अभिक्रिया को रोकने के लिए किया जाता है। यह नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया शुरू करता है। यह विखंडन में मुक्त न्यूट्रॉनों को धीमा करता है। इट स्लो डाउन द न्यूक्लियर रिलीज इन फिजन। भैया ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विखंडन हो रहा है, जब चीजें टूट रही हैं उस समय जो मुक्त न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उनको क्या कर रहा है? ये धीमा कर रहा है। ठीक हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर ये रहा अगला क्वेश्चन। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? ये आपका होमवर्क है। क्रिस्टली प्रकृति, तरंगी प्रकृति, कणिकी प्रकृति, द्वैत प्रकृति, ये आपको बताना। ठीक है, आप समय देख लेना कितना कम समय हुआ है और कितने कम समय में आपको 20 से 21 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। यही असली मतलब होता है रिवीजन का। रिवीजन करने का मतलब यह है जो आपने पहले चीज़ें पढ़ रखी हैं उसको आपको जल्दी से जल्दी रिवाइज करा दिया जाए। ठीक है, अब मैं आपके लिए बेहतरीन इस चैनल पर वीडियो लेके आऊँगा जो लास्ट समय में आपको डिमोटिवेट कर सकता है। वो कर सकते हैं नए टॉपिक को बिल्कुल मत छूना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आप पढ़िए और जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी चीज़ को रिवीजन करते रहिए। मैं आपके लिए इस पर बेहतरीन चीज़ें लेके आऊँगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो चैनल को लाइक करिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।